हो चाहे L2 हो, उसके अंदर जो है वो राजस्थान जीके का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। और राजस्थान जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक है हमारा राजस्थान। तो कक्षा 6 तो कंप्लीट हो ही गई, एसएस तो यानी सोशल साइंस तो हमने कंप्लीट कर ली। अब राजस्थान जीके का एक पार्ट है जो कि अब एनसीईआरटी के साथ लगा हुआ है हमारा राजस्थान, साथ साथ में इसको भी जो है हम कवर कर रहे हैं। फिर हम जो है कक्षा 7 की जो शुरुआत करेंगे, यानी कक्षा 6 की 2 किताबें हैं, एक तो सामाजिक अध्ययन के नाम से आती है वो हमने पूरी कर ली है, और एक हमारा राजस्थान के नाम से जो अभी एनसीईआरटी में चल रही है, वर्तमान एनसीईआरटी में चल रही है, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की, और लेट हुए उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। हमें इस बात का हमें खुद भी बहुत खेद है, हम चाहते नहीं कि आपको 1 मिनट भी वेट करवाएं। मेरा टारगेट था कि क्लास 2 बजे शुरू हो जाए, लेकिन लेट हो गई, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। और बिना समय गवाए आज के सेशन की जो शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा राजस्थान, इसके अंदर टोटल जो है बच्चों 10 चैप्टर हैं, और आज हम इसमें से 5 चैप्टर कवर करने का प्रयास करेंगे, और 5 चैप्टर कल करेंगे। तो 2 दिन का ये टॉपिक है, हो जाएगा। इसके बाद कक्षा 7 जो है शुरू करेंगे। पहला टॉपिक है राजस्थान का परिचय। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं यहाँ से निकले हुए जो कि आपके पेपर में आपको सीधे सीधे जो है देखने को मिलने वाले हैं। रीट के लिए एक बुक बता दीजिएगा, रीट के लिए एक बुक पढ़ोगे तो रीट में सिलेक्शन नहीं होगा। अब वो टाइम नहीं रहा है कि आप किसी गाइड को उठाया, पढ़ लिया और आप पेपर देने गए और वहां से आपको पेपर मिल गया। आजकल क्या है कि थोड़ा अलग ट्रेंड है, आजकल आपको हर चीज को अलग अलग जगह से पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री के लिए अलग बुक पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी के लिए अलग पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ अलग अलग तरीके से और अलग अलग सोर्स से पढ़ना पड़ेगा। एक बुक से पढ़कर आप सफल नहीं हो सकते हैं वर्तमान स्थिति के अंदर। इसलिए एक बुक की तरफ मत जाओ, केवल और केवल आप अपने टॉपिक की तरफ जाओ, टॉपिक को देखो, टॉपिक कहां से बेस्ट मिल रहा है उस पर देखो, और सबसे ज्यादा प्रयास करो कि आप आरबीएसई बुकों से पढ़ो, आरबीएसई ओल्ड बुकों से पढ़ो या एनसीईआरटी से पढ़ो। पहला चैप्टर राजस्थान का परिचय। पहला क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है? 10.41% है। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है वो राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। सामान्य क्वेश्चन है बट मोस्ट क्वेश्चन है। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? तो ये उत्तर पश्चिम में जो है वो स्थित है। अगर आप राजस्थान की स्थिति, जैसे हमने ज्योग्राफी में राजस्थान की स्थिति देखी थी, ये भारत का जो मैप होता है इसमें राजस्थान कहाँ पर है? यहाँ पर आपका जो है वो क्या है? गुजरात है पश्चिम में, और यहाँ पर जो आपका आता है वो आता है कौन सा? राजस्थान आता है। तो राजस्थान की जो स्थिति हो गई ये पश्चिम है, और ये क्या है? उत्तर है। तो राजस्थान की स्थितियां बीच में हो गई, तो राजस्थान हो गया आपका किसमें? उत्तर पश्चिम भाग में हो गया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा याद रखना। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर और 30 डिग्री 12 मिनट तक जो है वो रहता है, और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक रहता है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और राजस्थान उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है इसकी 826 किलोमीटर है। ये सारे ज्योग्राफी में हमने पढ़े ना, वहां से तो हमने पढ़ी है। ये देखिए अभी हमारा राजस्थान पुस्तक से ये क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे के सारे मोस्ट क्वेश्चन है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर की जो है वो है। राजस्थान में जिलों की संख्या है 33, और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है धौलपुर। राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो कहां पर होता है? मैंने ज्योग्राफी वाली क्लास में आपको समझाया था कि कैसे सूर्योदय उदयपुर में सबसे पहले होता है। देखिए सबसे पहले सूर्योदय जो होगा उदयपुर में धौलपुर में होगा, क्योंकि धौलपुर हमारा जो है वो सबसे पूर्वी जिला है। क्योंकि पूर्व में सूर्योदय होता है तो धौलपुर सबसे पहले आता है, तो धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय दिखाई देगा, और सबसे अंत में जो सूर्योदय होगा वो होगा कहां पर? जैसलमेर में होगा। इसी प्रकार सूर्यास्त भी सबसे पहले कहां होगा? सूर्यास्त जहां सूर्योदय पहले होता है सूर्यास्त भी पहले वहीं पर होता है। यह क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्यास्त सबसे पहले कहां होता है, और आप जैसलमेर कर दो, बट याद रखना जहां पर उदय पहले होगा वहीं पर अस्त भी पहले होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है कि जयपुर संभाग के जिले कौन से हैं? जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू, ये आपके 5 जिले हैं। जोधपुर संभाग के जिले हो गए जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर।
और बीकानेर संभाग के जिले हो गए बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। और जैसलमेर संभाग के जिले हो गए अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। इसके बाद कोटा संभाग के जो जिले हैं वो है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। उदयपुर संभाग के जो जिले हैं वो है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। भरतपुर संभाग के जिले हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इससे ज्यादा डिटेल में और हमने कहाँ पढ़ा है, इससे और ज्यादा डिटेल में हमने ज्योग्राफी वाले सेशन में पढ़ा है, जहां हमने प्रत्येक जो है संभाग के बारे में विस्तार से जो है क्या किया है, अध्ययन किया है। ठीक है, ये है। तो ने खाने तो रहने दे, मीठो देना को नहीं है, मीठो दे के मारे यूं जो दिखान को जाऊंगा। मैंने क्या परवाना कर, केला खाना है तो खा ले, और ने खाना तो रहने देखी कौन खाना दे। बारह वो बट तो देंगे दवाई दरा की लेने। चलिए आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी की क्लास होगी क्या? ज्योग्राफी की क्लास बिल्कुल होगी, 4 बजे होगी ज्योग्राफी की क्लास। वैसे आज थोड़े अपन लेट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या उत्तर आता है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? राजस्थान की जो सीमा है वो कितने राज्यों से मिलती है? राजस्थान की जो सीमा है वो कितने राज्यों से जो है बाल विकास पूरा करवाएंगे यार, सब कुछ करवाएंगे। एक तो बीमार हो रहे हैं और दूसरा क्या है कि टेक्निकल इशू आ जाते हैं कभी, और एक गला काम नहीं कर रहा है ना। सुबह सुबह एक क्लास की थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। देखो आप वो पूरा करवाएंगे, 2 सब्जेक्ट ही हम करवाते हैं आपको, और वो आपको पूरा करवाएंगे। एसएसटी पूरा करवाएंगे और आपको मनोविज्ञान कंप्लीट प्लस एमसीक्यू सब कुछ करवाएंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। राजस्थान की सीमा से कितने राज्य, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। और राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। और राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? तो मध्य प्रदेश की लगती है। और राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? ये लगती है पंजाब के साथ। राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है, 1070 किलोमीटर। आप सब जानते हैं, कोई मोस्ट क्वेश्चन नहीं है ये। और भारत पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। मोस्ट क्वेश्चन तो उनके लिए नहीं है जो 5-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे अभी अभी तैयारी करने लगे हैं उनके लिए ये मोस्ट क्वेश्चन है। प्लीज बताओ कि 74 से पास हो जाएंगे क्या? आप किस कैटेगरी में, पहले तो ये पता होना चाहिए ना। हमें नहीं पता कि आप किस कैटेगरी में। अगर आप जर्नल में तो कतई नहीं होंगे आप 74 से पास, ओबीसी में नहीं हो रहे हैं, और वो आपकी कोई कैटेगरी एक्स्ट्रा है तो आप हो सकते हैं। ठीक है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिए आपको कितने चाहिए। दूसरा चैप्टर आता है राजस्थान का इतिहास। प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था, जनपद और अंचल में जो है डिवाइड था। हमने पहले लास्ट वाले सेशन में पढ़ा था कि गांव के समूह को गण कहा जाता था, पढ़ा था ना। उसमें कल इतिहास की क्लास कर रहे थे हम, उसमें पढ़ा था कि गांव के समूह को क्या कहा जाता था? गांव को गण कहा जाता था। गण का गणपति होता था, और फिर गण मिलकर जो है विष बनते थे, विषपति बनते थे उसके, और बहुत सारे विष मिलकर जो है क्या बनते थे? जनपद बनते थे, और जनपद से महाजनपद बने। ठीक है ना। तो इसी प्रकार प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था, जनपद एवं अंचल में विभक्त था। राजस्थान के किस भाग को मरु प्रदेश कहा जाता है? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर को क्या कहा जाता है? मरु प्रदेश कहा जाता है। और मध्य प्रदेश, मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता और महाभारत से प्राप्त होती है। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? मरु जो था वो आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। जांगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? तो वर्तमान बीकानेर, नागौर और जोधपुर जो है जांगल प्रदेश में आता है। जांगल प्रदेश की राजधानी जो थी वो क्या थी? अहि छत्रपुर थी। और वर्तमान में अहि छत्रपुर को क्या कहा जाता है? नागौर कहा जाता है।
और यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका आते समय जब वो द्वारिका जा रहे थे तो वो कहाँ से गुजरे थे? जांगल प्रदेश, ये जो बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है, यहीं से रेगिस्तान से होते हुए वो जो है वो गए थे, कहाँ? द्वारिका गए थे। ठीक है, याद रखना द्वारिका कहाँ है? गुजरात में है। और मत्स्य जनपद, कौन सा जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? मत्स्य जनपद का। और महाभारत में मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो है विराटनगर। अगर राजस्थान का जो पार्ट है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, अब मैं आपको ये इतना, आप ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है इनको सबको आप रट्टा मार लीजिए। जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे उतना ही आपको ज्यादा याद होगा। और ये मान के चलिए, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था 2021 रीट से। 2021 रीट के अंदर, 2022 रीट के अंदर, और लगभग जो है ना 2021 में तो 90% से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आए थे। और 2022 रीट में जो है वो 80+ क्वेश्चन यहीं से आए थे। 80% से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, और अगर आपके पास ये नोट्स हैं, आपने डाउनलोड कर रखे टेलीग्राम से, तो मिला के देख लो, क्वेश्चन बाहर नहीं है। और अब की बार तो हमारे केवल राजस्थान का पार्ट है ना। हिस्ट्री तो रीट लेवल फर्स्ट में तो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट बिल्कुल थोड़ा सा ही है, और सेकंड में जो है वो थोड़ा सा पार्ट ज्यादा है क्योंकि वहां पर एसएसटी सब्जेक्ट में ज्यादा है। लेकिन ये जो 6 से 12 तक का हम एसएस पढ़ रहे हैं, यानी सोशल साइंस और प्लस हमारा राजस्थान, अगर ये चीजें आप अच्छे से कर लेते हो, कनेक्ट अच्छे से याद कर लेते हो, तो आपका जो जीके वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा। प्लस हम इसके लिए कल से सुबह 9 बजे एमसीक्यू सीरीज भी लेके आ रहे हैं आपके लिए, जहां हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे टॉपिक वाइज। तो इससे क्या होगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ में कवर हो जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस ये चीजें अगर आप याद कर लेते हो तो आपका राजस्थान जीके बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और आप राजस्थान जीके में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। मत्स्य जनपद वर्तमान किस क्षेत्र में आता है? अलवर जयपुर के मध्य का भाग कहलाता है ये। और मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया था? चीनी यात्री युआन चुआंग ने किया था। और राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता है। और सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा थी इसकी। और किस यूनानी लेखक ने सूरसेन का उल्लेख किया? यूनानी लेखक सिकंदर थे। इन्होंने जो है सूरसेन जनपद का जो है वो क्या किया था? उल्लेख किया था। कौन सी प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? बयाना प्रशस्ति। ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है? ऐसे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड पूछता है, यही आपका पेपर करवा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप खास तौर पर याद रखें। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से कौन सी जातियां थी जो राजस्थान में आकर बस गई थी? मालव जाति, सीवी जाति और अर्जुनाइन जाति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर सीवी जाति का आधिपत्य स्थापित था? ये जो पंजाब से सीवी जाति आई थी, इसका आधिपत्य जो था वो कहां पर था? इसका आधिपत्य था उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, और इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? सीवी जनपद के नाम से इसको जाना जाता था। और सीवी जनपद की राजधानी जो थी वो क्या थी? मधेमिका थी। क्या थी? मधेमिका थी। और मधेमिका के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? चित्तौड़ के पास नगरी नामक गांव से प्राप्त हुए हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने खुद ने बुक से बनाए हैं। आपको किसी भी गाइड में ये बुक क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपको एनसीईआरटी और इनकी बुक मिल जाएगी, आरबीएसई की भी मिल जाएगी, लेकिन इस तरीके के वन लाइनर क्वेश्चन यहीं पर मिलेंगे आपको। हाँ, आपको कई जगह जो है कॉपी इनकी मिल सकती है, बट ओरिजिनल यही है जो मैंने खुद ने बनाए हैं। सेकंड ग्रेड का अब हम कुछ नहीं करवाएंगे, हम केवल आपको मुख्य परीक्षा का ही करवाएंगे। जो टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड और रीट में कॉमन है वो आपके कवर हो सकते हैं। बाकी सेकंड ग्रेड की तैयारी अब हम नहीं करवाएंगे आपको, केवल रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाएंगे, क्योंकि दोनों की हम नहीं करवा पा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेदपाट या प्रागवाट के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के भरतपुर अलवर क्षेत्र में किस जाति के आधिपत्य स्थापित किया गया था? राजस्थान के भरतपुर अलवर क्षेत्र में किस जाति का आधिपत्य स्थापित किया गया था? तो अलवर भरतपुर में जो था वो अर्जुनाइन जाति का क्या था? आधिपत्य था। और मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा स्थान था? नगरी टोंक था। इसके पीछे कारण यह है कि सेकंड ग्रेड और रीट का जो सिलेबस है ना, उसमें अंतर काफी ज्यादा हो गया है। या तो हम सेकंड ग्रेड में तो हमारे पास वैसे भी समय कम है,
तो सेकंड ग्रेड, केवल सेकंड ग्रेड कराएं तब जाके सिलेबस कवर हो, या फिर केवल रीट करवाएं तब जाके सिलेबस कवर, दोनों को साथ लेके चलना कठिन हो गया अब। अगर सिलेबस में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती तो हम कराते, लेकिन क्या है कि हम आपको कह देंगे कि करवा देंगे और फिर आपको ना करवाएं तो फिर हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं, हमें खुद को बड़ा धोखा होता है। इसलिए हमने स्पष्ट कह दिया कि देखो एक का ही करा पाएंगे, रीट का या सेकंड ग्रेड का। तो रीट का हमने चयन किया, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, इन दोनों का जरूर करवाएंगे, आपको 100% करवाएंगे। और मालवो की विजय का यूप अभिलेख कहाँ स्थित है, तो ये नांदता भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आई। नेक्स्ट देखिएगा, किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त जो है वो हो गई थी? 5वीं सदी में हून शासकों ने आक्रमण किया था। ये भी आपको पढ़ाया हुआ है और बहुत ही अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है हून शासक वाला। उन्होंने जब आक्रमण किया जनपद व्यवस्था खत्म हो गई थी, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, जनपदों के पतन का वर्णन कहां से मिलता है? तो बृहद संहिता नामक ग्रंथ से प्राप्त होता है। और जनपद की समाप्ति के बाद यह क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाने लगा। और ये अलग अलग नाम क्या थे? जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात, है ना। और प्राचीन शिवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो ये मेवाड़ नाम से जो है वो जाना जाता था। मेवाड़ की कुल कितनी राजधानी रही है? ये क्वेश्चन मोस्ट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेवाड़ की टोटल राजधानी कितनी रही है? ऑप्शन 5, 7, 6 या 9। ऐसे क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं पेपर में, क्योंकि पेपर में दिमाग आपको पता है प्रेशर ज्यादा रहता है वैसे ही, तो अब याद नहीं रहता। तो याद रखना 7 राजधानी है मेवाड़ की। मेवाड़ की कितनी राजधानी है? 7। पहले सबसे पहले नागदा, फिर आहर, फिर कल्याणपुर, फिर चित्तौड़, फिर कुंभलगढ़, फिर चावंड और फिर उदयपुर। याद रखना उदयपुर सबसे लास्ट में और नागदा सबसे पहले। और चावंड आपको पता ही है महाराणा प्रताप की राजधानी थी। राजस्थान के कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? वागड़ के नाम से 2 क्षेत्र जाने जाते हैं। एक तो वागड़ का क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो वागड़ प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है ही है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है आपका कौन सा? दूसरा जो आपका क्षेत्र है वो है झुंझुनू के आसपास का जो क्षेत्र है वो भी वागड़ प्रदेश के नाम से या वागड़ के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वागड़ प्रदेश। और पिलानी के पास नरहर क्षेत्र जो है वो किस नाम से जाना जाता है? पिलानी झुंझुनू में ही है, तो ये भी वागड़ के नाम से जो है वो जाना जाता है। देखिए देखो निराश सत्य से अगर निराशा आती है तो चाहे आए, देखो झूठ बोल के आपको सपने दिखाऊंगा और आपको सपने दिखाता रहूंगा कि हाँ मैं करवाऊंगा करवाऊंगा करवाऊंगा, और फिर आपको लास्ट में धोखा होगा। तो अगर धोखा देने से अच्छा है कहीं आप जो है वो सत्य बोल दो, क्योंकि आज आपको थोड़ा सा दुख हुआ है, इस बात का दुख हुआ है कि हमें नहीं करवा रहे हैं, लेकिन मैं करवा नहीं पा रहा हूं और मैं आपको धोखा कैसे दे दूं बताओ। मेरा पहले टारगेट था कि जो सेकंड आपका एसएसटी का पार्ट है उसमें 11th 12th के सारे सब्जेक्ट मैं आपको करवाऊंगा, दर्शन शास्त्र वगैरह सब करवाऊंगा, लेकिन अब हमारे पास समय इतना है नहीं। और वहां पर आपको पता है दर्शन शास्त्र यहाँ रीट में लेवल थोड़ा लो रहता है और वहां सेकंड ग्रेड का लेवल हाई है, तो मुझे खुद को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती और मैं पूरी मेहनत करके केवल एक ही काम करवा पाता, या तो रीट लेवल सेकंड का या फिर सेकंड ग्रेड का। तो इसीलिए हमने चुना रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि इन दोनों का लगभग जो है वो 60% जो सिलेबस है वो तो सेम है। रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड का 60% सिलेबस क्या है? सेम टू सेम है, और केवल जो है वो 40% अलग है, तो वो हम कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं कि हम जो नहीं करवा सकते उसके झूठे सपने आपको नहीं दिखाएंगे। अगर आपको बुरा लगा हो तो हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ के नाम से। और मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? गुर्जर प्रतिहार का था। और कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो हाड़ौती क्षेत्र के नाम से यह जाना जाता है। और कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस जनजाति का शासन रहा है? तो मीना का जो है शासन रहा है। बूंदी का नामकरण किसने किया था? आप सब जानते हैं, बूंदा मीना के नाम से ही इसका नामकरण हुआ था। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना वो ऑथेंटिक बुक है, इससे ज्यादा ऑथेंटिक बुक तो कुछ है ही नहीं। इससे ज्यादा ऑथेंटिक कोई पुस्तक नहीं है। आप चाहे किसी भी गाइड को लिए, गाइड को नकारा जा सकता है, इनको नकारा नहीं जा सकता। ये चीजें सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ढूंढाड़ के नाम से। और कछुआ वंश के पहले यहाँ किसका शासन रहा है? तो मीना और बड़ गुजरों का रहा है। अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मेवात के नाम से जो है वो जाना जाता है। मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य था? मेव जाति का आधिपत्य था। मेव, मेवात में किसका था? मेव जाति जो है वो उसका क्या था? आधिपत्य था मेवात के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है कि मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती याद रखना ये। और हसन खां मेवाती किस युद्ध में मारा गया था? राणा सांगा की ओर से लड़ा था हसन खां मेवाती। अब देखो यहां से अधीनस्थ बोर्ड कैसे क्वेश्चन बनाएगा? मेवात का वह योद्धा, क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, मेवात का वह योद्धा जो राणा सांगा के साथ लड़ते हुए, राणा सांगा के पक्ष से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। मेवात का वह योद्धा जो राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था, कौन था? तो ये था हसन खां मेवाती, याद रखना इसको। और प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? कांठल। नेक्स्ट देखिएगा, झालावाड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मालवा के नाम से जो है जाना जाता है। और शेखावाटी क्षेत्र को जाना जाता है चूरू, झुंझुनू और सिक्कर, तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? शेखावाटी। और ब्यावर अजमेर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेरवाड़ा के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत को कितने भागों में जो है विभाजित किया जा सकता है? तो 2 भागों में। हम इतिहास को कैसे जान सकते हैं? एक तो पुरातात्विक जो है वो साक्ष्यों से जान सकते हैं, और दूसरा साहित्यिक स्रोत के माध्यम से जो है जान सकते हैं। प्राचीन काल के अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ में समझने में सहयोग मिलता है, क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो घटियाला अभिलेख जो है, इससे हमें प्रतिहारों की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। चौहान वंश के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। और रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें मिलती है चिरवा का जो शिलालेख है वहां से। और जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से किस वंश की हमें जानकारी मिलती है? तो चौहान वंश की हमें जो है वो जानकारी मिलती है, इसके द्वारा जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमीर महाकाव्य की रचना नयनचंद सूरी ने की थी। और हमीर महाकाव्य से हमें जानकारी मिलती है चौहान वंश अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर विजय की। ठीक है, और पश्चिम भारत की यात्रा किसने की थी? तो कर्नल जेम्स टोड ने पश्चिम भारत की यात्रा की थी, जिसमें राजस्थान की इन्होंने यात्रा की थी। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण थे। और वीर विनोद के रचयिता थे श्यामल दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ राज्य का इतिहास की रचना किसने की थी? विश्वेश्वर नाथ ने जो है वो मारवाड़ राज्य के इतिहास की रचना की थी। ये जो कर्नल टोड की पुस्तक है, या जो ये आपकी पुस्तक है मारवाड़ राज्य का इतिहास, ये भी इतिहास का बहुत अच्छा स्रोत है। लेकिन ये बुक मेरे पास पड़ी हुई है, ये बुकें भी, जो कि ओरिजिनल जो इतिहास है, हालांकि उसको पढ़ना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उसको पढ़ने से आप बोर हो जाओगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई, इन्ना गए और बिना गए करके। तो सबसे अच्छा क्या है कि हम ये पढ़ लें। हम एक तो हम पढ़ लें ओल्ड आरबीएससी वाली 6 to 12 की बुक पढ़ ही रहे हैं हम, प्लस हमारा राजस्थान पढ़ लेंगे, तो इससे हमारा इंडिया जीके का बहुत पार्ट कवर हो जाएगा, प्लस हमारा राजस्थान जीके कवर हो जाएगा। फिर रहा एसएसटी के लिए, जो एसएसटी के अंदर बच्चे तैयारी कर रहे हैं रीट लेवल 2 की, तो वो कुछ टॉपिक है हमारे क्लास 10th के, कुछ टॉपिक है 11th के, वो मैं आपको करवा रहा हूं। तो जैसे अभी हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक कर रहे हैं, उसमें हमने क्लास 10th का एक चैप्टर करा, एक क्लास 12th का जो है एक चैप्टर करा, तो उसमें हम एक एक चैप्टर जो है जैसे जैसे आएगा वो चैप्टर हम करेंगे। अब की बार हम पूरा नहीं पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, हमारा जो चैप्टर है हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे जो मिल जाएगी, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चौथा चैप्टर आता है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल आता है। क्वेश्चन देखिएगा क्या बनता है यहाँ पर कि राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं? बनास, गंभीरी, बेड़त, चंबल नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तो सबसे पहले तांबे धातु का उपयोग किया।
और राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ से प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दृष्टवती नदी और सरस्वती नदी के किनारे जो है वो कालीबंगा सभ्यता स्थित है। 4 बजे अपनी ज्योग्राफी की क्लास होगी, ठीक है, पर बिल्कुल होगी, 100% होगी, आज कोई क्लास छोड़ेंगे नहीं हम। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने घोष, घोषणा शब्द लिखा गया, अमलानंद घोष कर दो यहाँ पर, अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो हनुमानगढ़ से है। और अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा से उत्खनन किसने किया था? देखिए, अमलानंद घोष ने तो केवल स्थल की खोज की थी, है ना, आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ सभ्यता के अवशेष मिलेंगे, लेकिन खोज जो उत्खनन किया था वो किया था बीबी लाल और बीके थापर। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। कालीबंगा में नालियां किस से बनी हुई है? ये सीधे क्वेश्चन पूछे गए, ईंट और लकड़ी से जो है वो बनी हुई है। कुछ नालियां ऐसी है जो किससे बनी हुई है? ईंट से बनी हुई। इसको ऐसे समझिएगा, ये कालीबंगा का एक क्या है? एक सड़क है, मुख्य सड़क है ये, है ना, ये मुख्य सड़क है। इसी तरीके से तो समकोण पे बसा हुआ है, तो यहां पर जो नालियां बनी हुई है ये तो क्या बनी हुई है? ईंट की बनी हुई है। ये नाली तो क्या है? जो मुख्य नाली है, जो मेन नाला है, वो तो किसका बना हुआ है? ईंट का। अब ये घर है जैसे एक, और इस घर से यहां तक जो नाली आ रही है, या इस घर से यहां तक जो नाली आ रही है, यानी घर की जो नालियां हैं वो लकड़ी की बनी हुई है, और जो मुख्य नालियां हैं वो ईंटों की बनी हुई है। तो इस तरीके से आप इसको जो समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ईंटों का, और कालीबंगा में अग्नि वेदिका कहां पर बनी है? तो चबूतरों पर बनी होती है। और कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी? तो सिंधु सभ्यता के समान थी। एक जो बच्चे रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की, वो सोच रहे हैं कि सर हमारा तो कुछ नहीं करवा रहे, ये आपका ही चल रहा है भाई। ये जो टॉपिक अभी मैं करवा रहा हूं वो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों का कंबाइंड चल रहा है, ठीक है। और जो बच्चे, अब हमने रीट लेवल सेकंड वाले बच्चों के लिए एसएसटी की क्लास शुरू कर दी है रात को 9 बजे, और बहुत ही जल्दी अभी नोट्स बना रहा हूं मैं। आपके जो रीट लेवल फर्स्ट के बच्चे हैं उनकी हिंदी एंड गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इंग्लिश को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट जो 6 से कक्षा 3 से लेकर और कक्षा 8 तक के नोट्स बना रहा हूं, और वहां से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो वो हम शुरू करेंगे अगले महीने। अगले महीने में आपको कक्षा 3 से आरबीएससी की जो, या सॉरी एनसीईआरटी की जो क्लास 3 है उसमें हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जो रीट लेवल मुख्य परीक्षा फर्स्ट है, रीट लेवल फर्स्ट, उसके जो सब्जेक्ट है ना, जो आपके सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, वो हम करेंगे अगले महीने से रीट लेवल फर्स्ट वाले बच्चों के लिए। अभी मैं उनके नोट्स बना लेता हूं, फिर मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो उसमें से आपके बाहर कुछ नहीं आएंगे। और रीट लेवल सेकंड वालों की एसएसटी की क्लास तो हमने शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? तो नगर की 4 दीवारी से बाहर। गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। और तांबे के बेल की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। कांसे का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। और किस सभ्यता से हमें हाथी दांत से बना कंघा प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण हुआ माना जाता है? नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से। और उदयपुर के धुलकोट का संबंध किस सभ्यता से है? आहर सभ्यता से। और किस स्थान को पहले तांबावती या ताम्रवती जो है वो कहा जाता था? तो धुलकोट को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। धुलकोट की दीवारें किससे बनी होती है? तो दीवार पत्थर और मिट्टी की बनी होती है, ठीक है। और किस सभ्यता के मकानों से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं? तो आहड़ सभ्यता से हमें जो है वो एक मकान में 6 चूल्हे बने हुए प्राप्त हुए हैं। एक परिवार में 6 चूल्हे मिलना सामूहिक परिवार का जो है वो एविडेंस देता है हमें। और कौन सी सभ्यता है जहां उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता है? आहड़ सभ्यता है। एंड आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए चूल्हे किस प्रकार के हैं? तो भट्टी के प्रकार के हैं ये। और कौन सा स्थल के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे? तो आहड़ सभ्यता के निवासी जो है वो बर्तन बनाने की कला में क्या थे? दक्ष थे। और आहड़ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग में रंगे हुए हैं?
तो काले भूरे रंग में जो है ये क्या है, रंगे हुए हैं। आहट सभ्यता के जो बर्तन है वो भूरे लाल भूरे रंग में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से 26 किस्म के मणि, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई है? तो आहट सभ्यता से प्राप्त हुई है। धुलकोट के विध्वंस के बाद यहाँ के लोगों ने नए नगर बसाए, गिलुंड और भगवानपुरा, ठीक है। जब धुलकोट का विध्वंस हो गया था, तो याद रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धुलकोट का विध्वंस हो गया था तो यहाँ के लोग कहाँ चले गए थे? तो गिलुंड और भगवानपुरा जो हो चले गए थे। और उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है? ये ताम्र पाषाण कालीन आहट सभ्यता से जो है संबंधित है। और किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं? बालाथल से। और बालाथल से प्राप्त सभ्यता के अलावा और किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? लोहा कालीन सभ्यता के। और लोहा गलाने की भट्टियां कहां से प्राप्त हुई है? बालाथल से प्राप्त हुई है। बेराट जयपुर के अलावा किस स्थान से बुने हुए वस्त्र, यानी बुना हुआ यानी तैयार किया हुआ वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए? बालाथल से। एंड गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? हमें सीकर के नीमक का थाना तहसील में गणेश्वर नामक स्थान से। और गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? ताम्र संचित संस्कृति के नाम से जाना जाता है। गणेश्वर से कौन से तांबे के उपकरण मिश्रित तथा उपकरण पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? यानी गणेश्वर जो स्थान है वहां के कौन से उपकरण थे जो कि पश्चिम तथा मध्य एशिया को निर्यात किए जाते थे? दोहरी परतदार शिरावली तांबे की पिन, ठीक है, दोनों तरफ से पिन, परतदार पिन जो हो यानी सुई, पिन, तांबे की जितनी भी वस्तुएं थी वो यहीं से क्या की जाती थी? निर्यात की जाती थी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप इस नंबर पर जब आप व्हाट्सएप करोगे, इस नंबर पर केवल आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के, ठीक है। इस नंबर पर क्या करोगे? व्हाट्सएप करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। गणेश्वर सभ्यता के कितने प्रकार के मिट्टी के प्राप्त हुए हैं? 2 प्रकार के। और लोहा कालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन से हैं? तो बेराट, सांभर, बागोर, रैंड आदि हैं। ये लोहा कालीन जो है वो क्या है? पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, और बातें मत करो, ये जो समय है ना ये बातों में मत निकालो। यहाँ जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना वो कमेंट करना बंद कर दो, रजिस्टर लो, रजिस्टर में लिखो। 2021 में जिन बच्चों को मैंने कहा था कि बेटा रजिस्टर लेके लिखना, आज जो बच्चे रीट 2021 में उनके नंबर आए थे 130, 135, 140, लेकिन क्या हुआ? पेपर रद्द हो गया। जिन बच्चों ने 2022 में ये बात मानी कि हम रजिस्टर लेके लिखेंगे, उन बच्चों ने बहुत अच्छे नंबरों से रीट को क्रैक किया है। और आज भी अगर आप मानोगे तो आप निश्चित मान के चलिए कि आप इस भर्ती में एक शिक्षक के पद पर जो है वो आसीन हो जाओगे। तो कमेंट पे ध्यान मत दो, ये लड़की के नाम से आईडी बनी है, मैं इससे पूछ लूं कि तुम कहां से हो, फिर इससे बात कर लूं, इसके नंबर मिल जाए, इससे रात भर बातें कर लूं, है ना, ऐसी भावना का एक बार त्याग कर दो। मैंने आपसे कहा था ना कि 5 महीनों की बात है, थोड़े से अंडरग्राउंड हो जाओ, सब चीजें छोड़ दो, सबके चक्कर से बाहर निकल जाओ एक बार। आप लड़की हो तो मत आकर्षित हो लड़कियों की ओर, एक बार ना थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, बाद में सब कुछ हो जाएगा। इस सृष्टि में सब कुछ मिलेगा आपको, है ना। तो एक बार थोड़ा सा धैर्य रखो, आपके अंदर की जो ज्वाला है, आग है ना, उसको थोड़ा शांत रखो, ताकि बाद में जब आपके पास पैसे आ जाए, आप जॉब लग जाओ तो अच्छे से बाद में जो करना है वो करते रहना। लेकिन ये जो समय है ये अगर बर्बाद कर दिया तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाओगे। बेराट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में। और विजय की पहाड़ी और भीम डूंगरी का संबंध किस स्थान से है? बेराट से है। और महाभारत काल में बेराट को किस नाम से जाना जाता था? विराट नगर के नाम से जाना जाता था। और पांडवों ने अज्ञातवास जो 1 वर्ष का बिताया था वो भी यहीं से बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र रहा है बेराट, और किस स्थान से अशोक के भाबरू शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट से।
राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से एक कमरे के 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है? एक कमरे में 36 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, वो बेराट से ही प्राप्त हुए हैं। और 36 चांदी के सिक्कों में से 28 जो सिक्के हैं वो भारत यूनानी शासकों के हैं, भारतीय और यूनानी शासकों के। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। ये जो क्वेश्चन है ये पूछे गए, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है ये। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं पंचमारक है, यानी 5 इन पे साइन बने हुए हैं, तो 8 मुद्राएं हैं। ठीक है। कहाँ की खुदाई से स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्कर के चिन्ह जो है वो आयुक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। तो ये सब चीजें बेराट से हमें जो है प्राप्त हुई है। ये आज के आपके 5 चैप्टर पूरे हो गए। अगले जो चैप्टर है वो आपको मैं करवाऊंगा कल। कब करवाऊंगा? कल करवाऊंगा। कल ये कक्षा जो है वो आपकी पूरी हो जाएगी। कौन सी है ये? कक्षा 6। और फिर कक्षा 7 का जो है वो पहले हम एसएस करेंगे, और एसएस करने के बाद फिर जो है वो अपन क्या करेंगे, उसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो करेंगे। ठीक है। आशा करता हूं कि चीजों को आप सीरियस लेके समझेंगे, और अगर आप सीरियस लेके पढ़ेंगे तो भाई सफलता मिल जाएगी। और एक बार अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी ना, तो फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है। जीवन आपका जो है वो अच्छा खासा जो है सफल हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से अभी अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। 4 बजे मिलेंगे एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते